गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज तुम लोगों का परिचय मैं कराऊंगा सिमेज टीम के एक बहुत पुराने सदस्य से, जो सिमेज जब बिल्कुल शैशवावस्था में था। सिमेज जब अपने पहले वर्ष में था, 2009 में सिमेज की शुरुआत हुई और 2010 में शिवम उपाध्याय सिमेज की फैकल्टी टीम में जुड़े थे, ज्वाइन किए थे और बहुत अच्छा इनका योगदान रहा सिमेज में। बहुत ही उस समय युवा थे, आज से 13-14 वर्ष पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ। अभी शिवम दिल्ली में है, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में योगदान दे रहे हैं। आप समझ सकते हो कितना क्रूशियल जॉब है इनका कि भारत सरकार के एयरपोर्ट्स जितने भी भारत में हैं उनकी सिक्योरिटी को देखना। एयरपोर्ट अपने आप में बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही क्रूशियल जोन होता है और वहाँ पर जो आजकल सारा कुछ, अब अगर फ्यूचर में कोई आतंकवादी हमला होगा तो शायद वो साइबर हमला होगा जी सर। और इन चीज़ों को शिवम संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी भूमिका वहाँ निभा रहे हैं। तो शिवम से जानते हैं शिवम के एकेडमिक और प्रोफेशनल करियर के बारे में। और मैं इनसे ये बातचीत इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग इनके करियर के पद चिन्हों को देखते हुए अपने जीवन में मुकाम हासिल कर सको। तो शिवम बताओ अपने बारे में और अपने करियर के बारे में, कैसे तुम्हारा रहा? So thanks for the warm welcome as well as the introduction. Hello everyone. So I started my the education with Don Bosco Academy here Patna itself, and did my engineering from Rajiv Gandhi Technical University. After that, for a very small but very interesting period, I was with Simage, delivering computer science lectures and related subjects. You were inclined towards teaching. Yes. I had always a passion for teaching, delivering of new technologies as well as what all things come, new thoughts and all, so that the mentoring of students should be done in a way so that they can follow the path for building a good environment for the country as well. So the first job was in Infosys there. After Simage? After Simage. So I joined Infosys in the year 2010 and was trained for Java development. After that, I did my Masters of Engineering from BITS Pilani in data analytics, advanced data analytics. Okay, after your Infosys job, you have gone for your master's degree at BITS Pilani. BITS Pilani, sir. वो तुम्हारे को effective रहा, उसका बहुत फायदा मिला? बहुत फायदा सर। टोटल जो realm होता है, complete thought process to see a problem statement, वो BITS Pilani ने change किया। हाउ टू थॉट ऑफ बीइंग एंटरप्रेन्योरशिप, वो वहां से आई। 3 महीने पहले मैं था बिट्स पिलानी में। हाँ, बहुत ही वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो अपने आप में एक अलग एकेडमिक दुनिया है, पीसफुल, और वो मोर की आवाज़ आती रहती है और उसके बाद वो सरस्वती माँ का जो टेम्पल है, जो मंदिर है, इतना मुझे यूनिक लगा कि माँ सरस्वती की मंदिर है, मंदिर से जो प्रतिमा है उसके ठीक सामने आपको बिरला जी की, जीडी बिरला जी की जो खड़ी हुई प्रतिमा है, जो बहुत बड़ी स्टैचू है, वो दिख रही है और वो माँ सरस्वती की तरफ चेहरा किए हुए हैं। और उसके ठीक सामने जो है वो बिट्स पिलानी का जो सब आइकॉनिक टावर जो है, क्लॉक टावर जो है, ये तीनों चीज एकदम एक अलाइनमेंट में है और ये तीनों चीज के बीच में डिस्टेंस अच्छा खासा होगा। मतलब वो क्लॉक टावर और फिर वो स्टैचू और फिर वो सरस्वती टेम्पल, बहुत अच्छा खासा गैप होगा, लेकिन वो एकदम प्लान किया गया कि वो एकदम एक लीनियर है। मतलब सरस्वती माँ की जो मूर्ति है और जो बिरला जी की स्टैचू है, अगर लाइन खींची जाएगी तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी और वो स्टैचू से वो जो क्लॉक टावर है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो इतना कुछ प्लान किया गया इतने बड़े एरिया में, मतलब ये विजन उन्होंने उसी चीज में दिखाया है वहां पर कि दिस इज हाउ द मैन इज स्टैंडिंग इन बिटवीन, और उधर उसका ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है और इधर जो है वो ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड जो बोलेगा। तो वो बड़ा अपने आप में इंटरेस्टिंग लगा। तो वो पर्सपेक्टिव बिट्स पिलानी ने जो चेंज कर रही है, इट वाज नेवर विथ मी अर्लियर। सो यही चीज मैं कहूँगा कि वहाँ एक खास बात है, वहाँ चीजें रुकती नहीं है। मैं एक चीज यहाँ पर तुम लोग को, स्टूडेंट्स को एक बात कहूँगा यहाँ पर कि हमारे कई स्टूडेंट्स ऐसे हुए जिन्होंने सिमेज में BCA के बाद जॉब किया। जैसे इन्होंने इन्फोसिस में जॉब किया, तो टीचर थे, लेकिन उन्होंने जॉब किया इन्फोसिस में और फिर उसके बाद ये बिट्स पिलानी में गए। तो हमारे स्टूडेंट्स ऐसे कई हैं जिन्होंने NIT से MCA किया, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे हैदराबाद वगैरह में, वहाँ से MCA किया
और वो बच्चे जिन्होंने अच्छे संस्थानों से MCA किया या आगे पढ़ाई करी, उनका मैं देखता हूँ कि उनका करियर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप लोग BCA के बाद जॉब करो, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि जॉब करो, लेकिन जब तुमको किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से आगे मास्टर्स का मौका मिले तो वो ज़रूर करो। BCA के बाद मैं आपको बहुत सख्त रूप से मना करता हूँ कि आप किसी ऐसे संस्थान से MCA ना करो जिसकी कोई खास मतलब रैंकिंग नहीं हो, जिसका कोई खास क्रेडेंशियल्स नहीं हो। उससे ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप TCS में या विप्रो में या इन्फोसिस में या कॉग्निजेंट एसेंचर में आप एक जॉब पाते हो, वहाँ पर आपको जो लर्निंग मिलेगी वो MCA से कम नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद जब आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, आपको साथ में तैयारी करनी चाहिए, और फिर आपको जैसे बिट्स पिलानी की बात हुई, जैसे NITs की बात हो रही है, जो अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको उनकी तैयारी करनी चाहिए और फिर वहाँ से आपको अपना मास्टर्स का कोर्स करना चाहिए, उसका फ़ायदा मिलेगा। तो फिर आफ्टर बिट्स पिलानी आप कहाँ ज्वाइन किए? सर आफ्टर बिट्स पिलानी कैंपस प्लेसमेंट्स हुए, टीचिंग में उसको समर स्कूलिंग भी हुई इन ओरेकल। अच्छा। फिर बट बाय द टाइम उस दौरान ही मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल IT सेंटर, बिकॉज IT वाज माय कोर। इधर मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ तो ही मेरा IT था, मास्टर्स की बात करूँ तो ही सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एंड स्पेशलाइजेशन से। ड्यूरिंग दैट मास्टर्स आल्सो मेरे काफ़ी पेपर भी पब्लिश हुए। That paper helped in one of the talks in Oracle. अच्छा। So Oracle में कुछ टाइम था, पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल IT सेंटर क्लियर हुआ। There I joined at assistant managers systems at Delhi. At sir मुंबई पहली पोस्टिंग मुंबई, फाइनेंशियल सेक्टर मेजरली मुंबई में। अच्छा, मतलब SBI का जो सारा, चूंकि हेडक्वार्टर भी मुंबई का है। हेडक्वार्टर मुंबई है सर, हेडक्वार्टर नरीमन पॉइंट, और उसका बेलापुर इज इट्स IT का जो डिवीजन। तो IT हमने तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है और एक जगह एज अ काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड। SBI लेकिन काफी सारे सॉफ्टवेयर जो है वो इन्फोसिस के भी इस्तेमाल कर रहा था पहले। करेक्ट सर, फिनेकल वगैरह जो था। राइट। टू स्टार्ट विथ, अभी CBS सॉल्यूशन कंप्लीटली फिनेकल का है, लेकिन लेटर ऑन उनने इतनी ज्यादा रिक्रूटमेंट स्टार्ट करी तो दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग देयर ओन इन हाउस ऐसे टूल्स जो मार्केट में थ्रू US और बाकी फॉरेन कंपनीज, मतलब उसको वो खुद ही डेवलप कर ले रहे हैं, इन हाउस डेवलप कर ले रहे हैं। इन हाउस, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट में लोग इस एंगल पे चाहते नहीं है, नॉर्मली आउटसोर्सिंग होता है। सो और SBI के लिए कोई भी काम करना जो होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसका स्केल बहुत बड़ा है। आप 10 बैंक को एक तरफ डाल दो, SBI अकेला 10 बैंक से ज्यादा बड़ा होता है। तो इसके लिए किसी भी तरह का ऑटोमेशन या किसी भी तरह का जो कंप्यूटराइजेशन होता है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है। तो उसकी जब मैं एक्चुअली उसके भी मैंने डेटा वेयरहाउस टीम को ज्वाइन किया था, बिकॉज मेरी मास्टर्स की स्पेशलाइजेशन डेटा एनालिटिक्स और डेटा वेयरहाउसिंग। अभी जो स्टूडेंट्स बिग डेटा पढ़ रहे हैं, हडूप पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ पे उसका कोर्स कराया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो लोग डेटा वेयरहाउसिंग बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और इस पर एक कोर्स पहले हमने करवाया था इन्फॉर्मेटिका का। तो इन्फॉर्मेटिका भी डेटा वेयरहाउसिंग का एक टूल होता है। तो वो हमने कोर्स करवाया था और बच्चों को बहुत फायदा हुआ। बच्चों ने कहा कि जब हम लोग विप्रो में गए तो वहाँ हम लोग को इन्फॉर्मेटिका पढ़ाया गया। तो बोला हम लोग पहले से पढ़े हुए थे। तो उनको आश्चर्य हुआ कि BCA का कोई स्टूडेंट आज तक नहीं मिला जिसको इन्फॉर्मेटिका आता हो, क्योंकि नॉर्मली कॉलेजेस में भी इस लेवल तक सोचते नहीं। ये आपकी जो सर लीडरशिप मेंटरशिप की जो थॉट प्रोसेस है ना, वो स्टूडेंट को बेनिफिट कर रही है। रेगुलरली आई एम इन टच, मतलब मैं आपका देखते रहता हूँ। नहीं, हम तो जैसे अगर शिवम तुमको थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा, तुम शाम में 5-10 मिनट भी अगर सिमेज का पेज देखोगे, जो फेसबुक पेज है या हमारा यूट्यूब पेज है, तो तुमको दिख जाएगा कि सिमेज में क्या चल रहा है। क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट हमको नहीं लगता इंडिया में भी किसी इंस्टीट्यूट में हो रहा होगा कि रेगुलर 10-15 वीडियोस प्रेजेंटेशंस के, क्विज के, एग्जाम्स के डल रहे हैं। तो एक झलक जो है वो मिल जा रही है कि क्या चल रहा है। क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं, Q&A हो रहा है, या फिर ऑनबोर्ड प्रेजेंटेशन हो रहा है, या फिर स्पॉट प्रोग्रामिंग हो रहा है, या फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट एक मॉडल बनाया गया कि सबसे पहले कौन प्रोग्रामिंग करता है, कोडिंग कौन करता है, या फिर मैथमेटिक्स में हम ऑनबोर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग करवा रहे हैं बच्चों से। सब पे टीवी लगवा दी है सारे क्लासरूम्स में। तो ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं कि, और इसको मैंने टीचर्स को एनकरेज किया है कि आप लोग इसको वीडियो बना करके डाला करिए और हमको लिंक भेज दिया कीजिए। तो हमको एक फील मिल जाता है कि क्या चल रहा है, और हमको ऐसा किसी दूसरे कॉलेज का देखने को नहीं मिला कि उनका डेली का इस तरह का अपडेशन जो है लोग दुनिया देख सके।
हमारे यहाँ तो कोई भी देख सकता है क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्लास में क्या हो रहा है, बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बच्चे सॉफ्टवेयर डेमो दिखा रहे हैं, तो वो किस लेवल का दिखा रहे हैं वो दिख जाता है। तो हाँ, एनीवेज हम आते हैं तुम्हारे प्रेजेंट जॉब के ऊपर में, कैसे SBI से फिर मूव किया? आफ्टर SBI एक मतलब एस्केलेशन इन माय द प्रमोशन प्रोग्रेशन या बेटर अपॉर्चुनिटी टू सर्व नेशन। मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम दिया, इट गॉट क्लियर और मुझे मैनेजर IT में जॉब मिल गई उसमें। सो फर्स्ट इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स, लाइक फर्स्ट 3 इयर्स का जो टेन्योर था उसमें मैंने रीजन हाउ कैसे काम करता है, रीजनल हेडक्वार्टर्स में मैंने ज्वाइन किया, मुंबई में ज्वाइनिंग हुई। सो दैट एक्सपोजर गेव मी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ रीजन वर्क्स, how airports within a region works, because there are 5 regions and so northern, southern, eastern, northeastern, central. So उनकी working समझना. After that there was a requirement from ministry and all to set up the security operation center, cyber security. Cyber security start होना शुरू हुआ. बट तुम्हारा जो मास्टर्स था वो तो डेटा एनालिटिक्स में था. हाँ, राइट सर. तो डेटा एनालिटिक्स जो है वो और साइबर सिक्योरिटी ये दोनों थोड़े अलग हैं. राइट सर. तो मेरी मास्टर्स में एक डेटा एनालिटिक्स थी, एडवांस डेटा एनालिटिक्स थी, प्लस नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क एनालिटिक्स एज वेल एज एडवांस कंप्यूटर नेटवर्किंग भी थी. तो क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का कोर नेटवर्क्स है, तो जिसका नेटवर्क स्ट्रांग है उसको साइबर, जैसे हम लोग अभी स्टूडेंट्स को बेसिक लेवल पर नेटवर्किंग में CCNA का कोर्स करा रहे हैं ताकि वो राउटिंग और स्विचिंग को और स्विचेस को कॉन्फ़िगर करना वगैरह सीख जाते हैं. इसी का पार्ट हो जाता है फायरवॉल वगैरह जो बच्चे सीख जाते हैं. ये सब फिजिकल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हो गए, ठीक है. और फिर नेटवर्क सिक्योरिटी में और एस्पेक्ट्स आता है. माइक्रोसॉफ्ट का जो फ्रेमवर्क है उसके लिए MCSE का कोर्स है, और लिनक्स में रेड हैट लिनक्स का जो RSC कोर्स है. तो ये सब हम लोग बच्चों को उस वक्त भी करा रहे थे जब तुम सिमेज में थे, और अभी भी करा रहे हैं. MCSE, CCNA, RSC और एक इथिकल हैकिंग का कोर्स होता है वो. तो लेकिन अभी क्या ऐसी चीजें हैं तुमको लगता है कि जो हम लोग को ऐड करनी चाहिए जिसका बहुत फायदा बच्चों को करियर में मिलेगा? अच्छा, तो जो हमने अभी जो ये सब्जेक्ट्स या सर्टिफिकेशन सुने वो डाइवर्स हैं. साइबर सिक्योरिटी इज अ हॉरिजॉन्टल, जिसमें नेटवर्क्स आता है, सिक्योरिटी लेयर आती है एंड सर्वर लेयर्स आते हैं. सर्वर लेयर्स वो होते हैं जहाँ पे एप्लीकेशन होस्ट होता है. नॉर्मली सिक्योरिटी का जब हम प्रोविजन करते हैं वी हैव टू मेक श्योर कि जब भी अटैक होता है फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल हमारे एप्लीकेशन सिक्योर रहे, हमारे सर्वर सिक्योर रहे और नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज ना हो ताकि वो इनसाइडर ना बने. सो कोर्सेज क्या होने चाहिए उसमें? तो कोर्सेज ऐसे CEH होता है हैकिंग के लिए, एथिकल हैकिंग एंड ऑल. अब होता है VAPT जानना जरूरी है, वल्नरेबिलिटी उसका असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग. ये जानने से फायदा ये होता है कि हम अपने एप्लीकेशंस की कमियां जान पाते हैं. तो उसको जब हम कमी मतलब उसकी वल्नरेबिलिटीज जानेंगे तो उसको हम पैच कर पाएंगे. तो पैच करने में ये रेड हैट और ये वाले कोर्सेज काम आएंगे कि लाइनक्स में पैचिंग कैसे. ये तो OS को कॉन्फ़िगर करने के हिसाब से है कि भाई आपका लिनक्स है या आपका माइक्रोसॉफ्ट है तो आप अपना सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर है सर. हाँ, लेकिन अटैक एप्लीकेशन पे होता है. हाँ, तो उस लेवल का तो कोर्स हमारे यहाँ भी नहीं हम लोग को करा रहे हैं. उसी के लिए फर्स्ट लेवल अगर साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो टेक्निकल जिसको जॉब ओरिएंटेशन सबसे अधिक है दैट इज VAPT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग. इस पे कोई सर्टिफाइड कोर्स है क्या? CEH होता है जो सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग. तो CH वो तो करवा रहे हैं. CH का एक पार्ट होता है हाउ वी डू इट. उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है, उसमें आता है CISM. वो फिर ये समझता है कि ये तो वल्नरेबिलिटीज निकल गई, अब उसकी मैनेजमेंट साइबर के एंगल पे कैसे की जाए, क्या कंट्रोल्स होने चाहिए, उसकी उसका जो चेकिंग जो ऑडिट होता है वो कब होना चाहिए. तो CISM एक प्रोफेशनल के रूप में आता है जो कि एक सेकंड लेयर टेक्निकल का जस्ट सेकंड. इसमें क्या ये वायरस ट्रोजन ये सब चीज का भी इसमें वो CH में ही हो जाता है. वो तो CH में बेसिक्स में हो जाता है, बेसिक साइबर सिक्योरिटी में. पर एक्चुअली हैंड्स ऑन मार्केट में हैंड्स ऑन चाहिए. तो हैंड्स ऑन ये VAPT वाले जो कोर्सेज हैं वो होते हैं. फिर आता है ऑडिट्स, CISA कोर्स. अच्छा, वो आता है लेवल 4 कह लें या लेवल 3 कह लें, जहाँ पे चीजें इन प्लेस हैं पर क्या वो सही से इन प्लेस है कि नहीं. जैसे कि हमने पैचिंग करी. हमको लगता है कि अगर जैसे फ्यूचर में हमारा प्रोजेक्ट है सिमेज में स्किल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, तो हम लोग साइबर सिक्योरिटी पे तुम्हारा असिस्टेंस ले करके अगर हम चाहेंगे कि प्रॉपर कोर्सेज डेवलप करें और हम लोग अपने खुद के डिग्री कोर्सेज बनाएं, मतलब
कंप्यूटर एप्लीकेशन के बजाय साइबर सिक्योरिटी का बैचलर प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स साइबर सिक्योरिटी में। हमको लगता है कि इसमें अभी आने वाले दिनों में भी डिमांड रहेगी, और जिस तरह से एआई वगैरह आ रहा है, बहुत डिमांड रहेगी। अभी आ चुके बहुत सारे कोर्सेज आ चुके हैं मार्केट में। लेकिन एआई को कैसे देखते हो तुम? एआई सर, अभी मैं ऐसे बताऊं कि मिनिस्ट्री लेवल पे पूछा जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एआई है कि नहीं। ये पार्लियामेंट के क्वेश्चंस हैं। तो इस लेवल का एक्सपोजर उनको है जिनको टेक पहले नहीं ज्यादा अवेयरनेस था। लेकिन जैसे अब ऑर्गेनाइजेशन में एआई है कि नहीं, ये एक जेनरिक सवाल हुआ। हाँ, लेकिन सर वो पूछते हैं कैसे, और कैसे वो मतलब अचीव कर रहे हैं। तो हम साइबर सिक्योरिटी में कैसे अचीव करते हैं उस पर आते हैं सर। नॉर्मली जो सॉक होता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ये जो हम डिवाइस की बात कर रहे थे वो बस एक लेयर्स हैं जो प्रिवेंट करती हैं, पर उसको एनालाइज करने के लिए कोई चाहिए। तो मेरा डेटा एनालिटिक्स का जो मास्टर्स था सर, वो यहाँ काम आया। तो बट तुम डेटा एनालिटिक्स के अपने नॉलेज के बेसिस पर या तो टूल्स और कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर अगर तुम कोई एक एआई एप्लीकेशन बनाते हो जो कि सारे डेटा को, जो तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी के जितने भी डेटा है, जितने भी चेक पॉइंट्स हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इस चीज़ को ऑटोमेटिकली खुद ही अगर वो चेक कर लेता है या उसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को उसको वो वेरीफाई कर लेता है, तो वैसे में जो ह्यूमन जो इंटरवेंशन था वो तो घट गया। नहीं सर, उसमें क्या है, उस टूल का नाम होता है सिम, सिक्योरिटी इंसिडेंट इवेंट मैनेजमेंट। अच्छा। तो वो बेस्ड ऑन रूल्स, कोरिलेशंस, मतलब जो पहले से कोरिलेशन जो हम लोग पढ़ते थे मैथ्स में, उसको यूज करके वो बताता है कि ये पॉसिबल थ्रेट है। हाँ, मतलब वो पुराने हिस्ट्री को देखते हुए प्रेजेंट सिचुएशन को। उसके बाद एआई आता है, मतलब ऑटोमेशन, कि अगर ये आ चुका है तो उसको सोर कहते हैं सर। तो कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रेशन एंड ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स दे दिया, पर वो डिसाइड करना कि उसको ब्लॉक करें या ना करें, बिकॉज अगर वो फॉल्स पॉजिटिव हुआ तो इम्पोर्टेंट साइड जो गवर्नमेंट की हुई जैसे फाइनेंशियल की है वो ब्लॉक हो जाएगी। वो उस टाइम ब्लॉक होगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा ब्लॉक कहाँ हुई है, बिकॉज देयर आर सो मेनी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं तो लेयर स्टार्ट फ्रॉम आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, फायरवॉल, देन इट कम्स टू एंटी एपीटी सिस्टम, एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट, इंटरनल फायरवॉल, वेब गेटवेज, सो मेनी। कहाँ पे प्रिवेंट हुआ है, सो उसको डायग्नोस करने में जो टाइम लगता है इट्स ह्यूज, तब तक डैमेज हो चुका होता है। नहीं, लेकिन मुद्दे की बात पे आते हैं कि एआई से जॉब लॉस जो होगा, क्या वो सही में होगा, और अगर होगा तो उसका क्वांटम क्या होगा, और अगर जॉब गेन हो गए तो कितने जॉब गेन होंगे। राइट सर। तो जॉब लॉस एज सच प्रिलिमिनरी होगा, बेसिक लेवल वाले जहां हमें मॉनिटरिंग के लिए बंदा हम रखते थे। अभी से सुनने में आ गया है गूगल अपने यहाँ डाउन साइजिंग कर रहा है, अमेजॉन डाउन साइजिंग, ग्लोबली डाउन साइजिंग कर रहा है। भारत में अभी पेटीएम ने लगभग 1000 एम्प्लॉयज को हटाया है कि आपका काम एआई के माध्यम से हम कर लेंगे। तो फिर क्या ये रियल नहीं है थ्रेट? सर रियल है सर, इसलिए बोलते हैं जो L1 रिसोर्सेज हैं उनको खतरा ज्यादा है। जैसे जो बेसिक कोडिंग है जो हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, अब वो कोड तो एआई खुद ही दे देता है। अगर मुझे कोई एक बेसिक एंट्री लेवल कोड लिखना है तो वो किसी ह्यूमन से लिखवाने के बजाय वो मैं कोड एआई से खुद ही मांग सकता हूँ कि गिव मी ए कोड फॉर डूइंग दिस इज वर्क। राइट, वो है। अब क्या करना है, जो L1 रिसोर्स हैं उनको अपने आप को अपग्रेड उस लेवल पे करना होगा। वो तो चैट जीपीटी से आंसर कॉपी कर रहा है, तो उसका अपग्रेडेशन कहाँ हो रहा है? नहीं, वो तो सर चूंकि एआई तुम जिस रिसोर्स की बात कर रहे हो वो रिसोर्स मेरा क्लासरूम में पढ़ रहा है, उसको इजी लग रहा है कि हम चैट जीपीटी से आंसर निकाल लें, नोट्स बना लें, तो वो तो अपना नोट्स भी नहीं बना रहा है, अपने आंसर भी खुद से नहीं लिख रहा है, और उसका मुकाबला होने वाला है एआई से। तो वो एआई के हाथों अपना बुद्धि कमजोर कर रहा है, और एआई जो है उसका जॉब ही छीन रहा है, और ये समझ ही नहीं रहा है कि आगे आने वाला भविष्य जो है क्या होने वाला है। बहुत थ्रेट है सर। अगर ये कोई सी प्रोग्रामिंग, अच्छा उसको लगता है सिलेबस में सी का सवाल आएगा, सिलेबस में जावा आएगा, सिलेबस में जो है वो वीबी आएगा, तो वो अपने आप को रिस्ट्रेन रखता है, कंस्ट्रेन रखता है सिलेबस तक ही, खाली रेस्ट्रिक्ट रखता है। अब उसको ये नहीं पता है कि वो सी की कोडिंग और जावा की कोडिंग जो है वो तो एआई से वैसे ही मिल जाएगी, तो उसको तो अपने आप को अपग्रेड करना होगा। अब उसको एआई एज ए टूल के रूप में उसको ऐसे समझना होगा, मेक द टूल स्लेव ऑफ योर्स। ये वाला माने कि जो एआई को इस्तेमाल करना सीखे। जैसे ये हमारे वीडियो डिपार्टमेंट में है, और इनको मैं बोलता हूँ कि तुम लोग वीडियो एडिटिंग में एआई को यूज करो। अब तुम जितना एडिटिंग में जितना मेहनत कर रहे हो उसमें बहुत सारा काम तो एआई से वैसे ही हो जाएगा, तो तुमको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
और अगर तुम नहीं सीखोगे तो फिर कल को तुम्हारा वो Obsolete है। हाँ एब्सोल्यूट हो जाएगा। ये है सर, वही ऑब्सोलीट से बचने के लिए हमें नेक्स्ट स्टेप जाना पड़ेगा। हाँ, तो एआई को मैं इस रूप में देखता हूँ कि ये जैसे चेस का मुकाबला आजकल मैन वर्सेस कंप्यूटर होता है, और उसमें कंप्यूटर एक सेकंड में 9 लाख 10 लाख संभावित चाल को सोच लेता है, और उस 10 लाख चाल सोचने वाले कंप्यूटर को भी इंसान हरा देता है, क्योंकि कंप्यूटर वो चाल नहीं सोच पाता है जो उसमें फिट नहीं की गई है या जो उसके एल्गोरिदम के हिसाब से नहीं बैठती है। तो ऐसा अक्सर हुआ है कि जो मतलब इंसान ने कंप्यूटर को हराया है। तो एआई जो है, और अभी तो खैर एआई थोड़ा नेसेंट स्टेज पर है, लेकिन लक्षण समझ में आ रहा है कि एआई चीज़ों को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रहा है, खतरा भी बन रहा है। माने अगर मेरी आवाज़ एआई में फिट कर दी जाए तो वो मेरी आवाज़ में जो चाहे वैसा बोल करके बना देगा, मेरे वीडियो को वैसा बना देगा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। वो हम लोग देख भी रहे हैं कि किस तरह का दुरुपयोग शुरू हो गया है एआई के माध्यम से। तो अब ये सब जो दुरुपयोग है वो एक अलग खतरा है, उससे निपटने के लिए भी मुझे लगता है कुछ जॉब तैयार होंगे। जैसे आज साइबर सिक्योरिटी के जॉब तैयार हुए हैं, वैसे ये जो एआई जनरेटेड जो ये जो खतरे हैं, इसको निपटने के लिए भी कुछ लोगों को, कुछ वर्कफोर्स को तैयार करना पड़ेगा, और इस एआई को हैंडल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ये जिस दिशा में जा रहा है वहाँ पर अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उतने से काम नहीं चलेगा। ये तो एक बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि अभी जो एंट्री लेवल की सी और जावा की जो बेसिक बहुत जरूरी है वो ककहरा है, लेकिन ABCD और ककहरा सीख लेने से ही आप उपन्यासकार बन जाएंगे ऐसा। हाँ, तो इसको कंक्लूड करिए आप अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ। आप अपने बच्चों को, हमारे स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहोगे, क्या आपका फाइनल स्टेटमेंट होगा? मैं यही कहूँगा कि टेक्नोलॉजीज ग्रो करेंगी ही, अपग्रेडेशंस आते ही रहेंगे, हमें उसे अपनाना है और उसको अपना स्लेव पहले बनाना है, तो ही हम जाकर आगे की अपॉर्चुनिटीज़ पे अपने आप को कॉन्कर कर पाएंगे। जैसे एआई आई है, तो एआई को सीखना, समझना, उसके थ्रेट्स को समझना, उसको कैसे मिटिगेट करना है, मिटिगेशन, तो एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप तैयार हो जाएंगे। ऑन द सेम लाइंस देखा जाए तो गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इस पे इनिशिएटिव्स ले रही है। एआई स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा खुल चुके हैं, और अब तो एक मतलब इंफॉर्मेशन भी है कि पहले जैसे गेट में एक पेपर होता था तो कंप्यूटर साइंस होती थी, अब उसमें एआई भी आ गया है, एक सेपरेट पेपर। सो इतनी सीरियसनेस गवर्नमेंट एज वेल एज नेशन को है। इन एडिशन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एआई कॉन्क्लेव, सो गापा मतलब कहते हैं, उसके भी काफी सेशंस और कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। सो एआई को सीखना इज व्हाट आई विल टेल, कि उसको एम्पावर कीजिए अपने आप को कि एआई को सीखे। इट विल ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज। माने आप एआई के शिकार मत होइए, एआई के माध्यम से आप अपने आप को आगे लेके जाइए। जी, नहीं तो बहुत सारे जॉब्स हैं, जैसे वो कहते हैं जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं, चाहे वो एंट्री लेवल प्रोग्रामर का जॉब हो, चाहे वो कॉल सेंटर का जॉब हो, चाहे वो ड्राइवर का जॉब हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब हो, ये सारे जॉब जो हैं वो एआई के थ्रू अब मतलब आने वाले दिनों में इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। जो सिक्योरिटी का काम, जो अलार्म रेजिंग का काम, जो फेंसिंग का काम एक ह्यूमन करता है, वो सारा कुछ जो है अब कैमरा के थ्रू और एआई एप्लीकेशंस के थ्रू, और इतने डेवलप कर दिए गए उन एप्लीकेशंस को कि अगर कोई जानवर आ रहा है तो एआई अलार्म रेज नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई इंसान उसमें एंटर कर रहा है, और सारी फेंसिंग जो है वो फेंसिंग अब डिजिटल वो हो रही है, कैमरा फेंसिंग हो रही है। तो इस तरह से अब ये चाहे वो बॉर्डर पे सिक्योरिटी हो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन या इस्टेब्लिशमेंट की सिक्योरिटी हो, चाहे वो कम्युनिकेशन का जो काम है, ये सारा कुछ जो है वो एआई ड्रिवन जो हो रहा है। अब एआई ड्रिवन कार आ रही है, एआई ड्रिवन प्लेन आ रहे हैं, तो अब वो पायलट के जॉब की आवश्यकता जो है वो एआई को उसके थ्रू कर लिया जाएगा। तो हमें ऐसे जॉब्स की तैयारी करनी है, या एआई को इस तरह से यूज़ करना है कि कैसे आप मनुष्य जीवन को और बेहतर बना सकें, इंसान के जीवन को और सुरक्षित बना सकें। जैसे माइनिंग का जॉब है, तो माइनिंग में अब रोबोटिक माइनिंग की जा रही है कि माइंस के अंदर खतरे में इंसान को जाने की ज़रूरत नहीं है, रोबोटिक के माध्यम से माइनिंग की जाएगी। तो आप बेहतर एडवांटेज भी है उसका। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और हमारा देश इसमें कैसे आगे निकले, आज TCS, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों के ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि ये जिस लेवल की प्रोग्रामिंग करके ग्लोबली सप्लाई कर रही हैं, उसकी डिमांड कम होने वाली है। और भारत जो है अभी तक अपना गूगल, अपना फेसबुक, अपना अमेजन नहीं बना पाया। तो अब ये जो एआई की जो नई रेस शुरू हुई है
क्या इसमें भी हम पीछे हो जाएंगे? यूएस जो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक ग्लोबल हब है, क्या वही आगे हो जाएगा, या चाइना जो रेस कर रहा है वो इसमें अपना स्पॉट मजबूत करके रखेगा? क्या इंडिया का भी स्थान बनेगा एआई में? तो मुझे लगता है कि ये एआई हो, चाहे जितने भी और टेक्नोलॉजी जुड़े हुए हैं, रोबोटिक्स है, आईओटी है, डेटा एनालिटिक्स भी है, साइबर सिक्योरिटी भी है, इन क्षेत्रों में आपको अपना मतलब रुझान बनाना होगा। और जो आपने प्रोग्रामिंग सीखी है अभी, यही वो बेस है, इसी के बल पर आप उस चैप्टर को, उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। क्योंकि आफ्टर योर बीसीए, आफ्टर डूइंग योर बीसीए या वाइल डूइंग योर बीसीए, नाउ यू हैव गॉट दैट टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड। तो इसलिए आप ही के पास ये ऑप्शन है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आप जो पढ़ रहे हो वो काम का नहीं है, और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो आप पढ़ रहे हो उसके बल पर ही आप काम लायक चीज को अब सीखने के क्षमता हासिल कर रहे हो। और बहुत से लोग दुनिया में ऐसे जिनके पास वो क्षमता अभी नहीं है, आपके पास है। तो इस रूप में हम लोग इसको रखना चाहेंगे तुम लोग के बीच। मुझे शिवम से मिलकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है, और शिवम को आप सब लोग ये वीडियो जहाँ पोस्ट होगा वहाँ पर बधाई दीजिएगा, कॉन्ग्रेचुलेट करिएगा, क्योंकि शिवम अभी 6 दिनों पहले फादर बने हैं, और ये हमारे लिए, मेरे लिए मिठाई लेकर के आए हैं। प्यारी सी बिटिया हुई है शिवम को, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत आशीर्वाद देता हूँ। हमारे घर में बिटिया आई है, और दोनों मतलब माता पिता जो हैं उनको बहुत शुभकामना, बेटी को बहुत आशीर्वाद, और आप सब लोग भी कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। थैंक यू शिवम। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपसे मिलके हमेशा पॉजिटिविटी मिलती है, इसलिए मैं हमेशा मिलना चाहता हूँ। चलो इसी तरह से जब पटना हो तो आते रहना। जी, थैंक यू।